नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। आज रविवार है। हमारे साथ अंकिता जी हैं, वो अपने घर से बात कर रही हैं। मैं स्टूडियो से बात कर रहा हूँ। तो आपका सवाल बहुत लंबा लिस्ट होगा, क्योंकि कल हमने टैक्सेस और गोल्ड के बारे में बात करके सारा वीडियो ख़त्म किया। सो इस बार आपका सवाल ही दूँगा। ना पेट्रोल डीज़ल के बारे में बात करेंगे, ना साहब के बारे में बात करेंगे, ना सोना के बारे में बात करेंगे। बोलिए मैडम। सर लेकिन एक क्वेश्चन है मेरा अभी भी हुँ, साहब के ऊपर हुँ। कि पहले भी सर रुपीस बहुत बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन हुआ था डॉलर के मुकाबले। जैसे 2008 में वो लेमन क्रैश हुआ था, 2013 में टेपर टैंट्रम हुआ था, अभी 2022 में रशियन यूक्रेन का वॉर हुआ। तब आरबीआई ने ठीक है बीच में आके थोड़ा सुझाव करके थोड़ा सेटल कराया था, पर अब क्यों नहीं करा पा रहे हैं वो? इसीलिए कि 2 फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर दिस ईरान वॉर का के कारण कच्चा तेल का दाम बहुत बढ़ गया, ये एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर ये है कि भारत की इकोनॉमी और मईशत, उर्दू में इसे मईशत कहते हैं। ये और अर्थव्यवस्था बहुत बुरी हाल में है। पिछले 16-17 महीनों में लगातार एफआईआई पैसा बाहर निकाल रहे हैं। हर महीने ओके। 3-4 बिलियन निकाल रहे हैं। पिछले 2-3 दिन महीने में 10-10 बिलियन डॉलर निकाल रहे हैं। जब वो जा रहे थे, तो उन्हें आपको रुपया को नीचे आने देना चाहिए था। अगर 100 रुपया से 105 हो गया तो बाहर नहीं जाते। तो उन्होंने आरबीआई ने ये कोशिश की कि वो रुपये को डिफेंड करें, और इसलिए उन्होंने 40 से लेके 50 बिलियन डॉलर खर्च की। 40-50 बिलियन डॉलर खर्च करने के बाद भी हम रुपये को सेव नहीं कर पाए। अगर आप श्रीलंका और पाकिस्तान के साथ अपना रेट कंपेयर करें हैं, तो पाकिस्तान के खिलाफ पिछले 6 महीनों में हम 10% नीचे हैं। पाकिस्तान का रेट स्टेबल है, हमारा रेट 10% नीचे आ गया है। इसका सवाल ये है कि अगर आपने रुपया को नीचे आने दिया होता, तो आपको ये संकट नहीं आता। आपने रुपये को डिफेंड करने की कोशिश की। अगर आपने रुपये को 100-105 तक नीचे आने देते, तो आपकी सॉफ्टवेयर और फार्मा इंडस्ट्री के लिए अच्छी खबर होती, क्योंकि जो ये के कारण आईटी इंडस्ट्री स्ट्रगल कर रही है, उनको भी राहत मिल जाती, क्योंकि $1 के लिए 7-8 रुपया एक्स्ट्रा मिल जाता उनको। सर रिसेंटली अभी डोनाल्ड ट्रम्प चाइना गए थे, तो काफ़ी चर्चा हुई जिसमें उनके साथ एलन मस्क थे, टिम कुक थे, पर उसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं निकला। हमें पता नहीं चला कि उस मीटिंग में हुआ क्या। एनवीडिया के चेयरमैन क्या भी वो वॉर स्टेबलाइज करने के लिए गए थे? एनवीडिया को भी के एनवीडिया के चेयरमैन को भी से साथ लेके गए हैं। इससे कुछ हम्म। नतीजा नहीं आया था। अमेरिका ने मांग की आप ताइवान से दूर रहें और ताइवान को अटैक नहीं करें, और ट्रंप ने मांग की कि आप ईरान को सपोर्ट नहीं करें। दोनों ने बात की और वापस ट्रंप जा चुके हैं। कोई बड़ी एग्रीमेंट नहीं हुई, टैरिफ में भी नहीं हुई। तो आपको ये समझना चाहिए, चाइना के पास अनलाइक भारत के पास नहीं है, चाइना के पास एक एक्सपोर्ट मशीन है। वो बहुत सारी चीज़ एक्सपोर्ट करती है, भारत को भी एक्सपोर्ट करती है। भारत के पास भी $100 बिलियन का उनका ट्रेड सरप्लस है, पॉजिटिव ट्रेड बैलेंस है। टैरिफ्स के बजाय भी के बाद भी उन्होंने अमेरिका के साथ अपना एक्सपोर्ट कायम रखा, और लगभग 1 लाख करोड़ डॉलर उनका सरप्लस बढ़ा इस साल। तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, उनका एक्सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, और वो उन्होंने सारे कंट्रीज को कंट्रोल कर रहे हैं क्रेडिट दे के। भारत के राइट। पास पैसा नहीं है, लेकिन चाइना ने सारी अफ्रीकन देशों, पाकिस्तान, रशिया, सबको क्रेडिट दे के ऑयल का एक भंडार रेडी की है। इसीलिए वो क्राइसिस फेस नहीं कर रहे हैं। हमारे पास भंडार नहीं है कर्ज देने के लिए, तो हम वो स्ट्रैटेजिक रिजर्व बिल्डअप नहीं कर पा रहे हैं। हमने जो स्ट्रैटेजिक रिजर्व बिल्ड की थी, वो सिर्फ 60 और 70 डेज के लिए की थी। मनमोहन सिंह के समय ने की थी। हमने उस पर इन्वेस्ट नहीं की। हमने अफ्रीका के साथ या जिन देशों के पास तेल है, उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड नहीं की। हमने ईरान के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स थे,
उन्होंने हमको चब्बर नाम का एक पोर्ट का परमिशन दिया था, लेकिन 12 साल में साहब ने उस पोर्ट को ख़त्म नहीं किया। अगर चब्बर पोर्ट ख़त्म हो जाता तो बिना स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से हमको तेल मिल जाता। तो हमने डिले की, हमने ईरान का हाथ छोड़ दिया, हमने इसराइल का हाथ थामा। तो इसराइल के पास कोई तेल नहीं है, आपको तेल नहीं दे सकता। तो आपका जो स्ट्रैटेजिक मिस कैलकुलेशन था इस गवर्नमेंट का, वो जयशंकर का, वो फेल हो गया। तो इसीलिए इसके कारण ही हम सफ़र हो रहे हैं। रशिया तो सर हमारा इसका ये मतलब होगा कि क्या हमें आउटसाइड इंडिया ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट हमको मिले? पता होना था कौन हमारा दोस्त है, कौन हमारा एनिमी था। हमारा परमानेंट फ्रेंड्स अरब नेशंस और रशिया है। राइट। हमारा टेम्पररी फ्रेंड अमेरिका है, टेम्पररी फ्रेंड इसराइल है। आपने अमेरिका और इसराइल पे विश्वास जिताया, उन्होंने आपको तापड़ मार दी। रशिया आपका लॉन्ग टर्म एलाई था, आपने रशिया को थूका। इससे क्या हो गया, रशिया से तेल लेने के लिए आपको अमेरिका के पास परमिशन लेना जा रहे हैं। और क्या इससे है, रशिया ने कभी भी पाकिस्तान को मिलिट्री इक्विपमेंट नहीं बेचा। आज उनकी फाइटर पायलट के लिए रशियन इंजन दे रहे हैं। दे रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि आपको एनिमी, आपका दोस्त एनिमी को हेल्प कर रहा है। आपका लॉन्ग टर्म फ्रेंड भी चला गया, आपका शॉर्ट टर्म फ्रेंड भी चला गया। मैं तो गया ही गया। ये जयशंकर का बड़ा गलती था, इस सरकार का बड़ा गलती है। सर अभी जो कंडीशंस चल रही हैं मार्केट में, बहुत इन्फ्लेशन है, बहुत वॉलेटाइल चल रहा है, तो लोगों को क्या ब्रॉड इंडेक्स इन्वेस्टिंग करनी चाहिए या रोटेटिंग स्ट्रैटेजी करनी चाहिए? लोगों को क्या देखना है कि इंडिविजुअल स्टॉक्स इंडेक्स में मत डालें, म्यूचुअल फंड में मत डालें। आप एनालाइज करें कि क्या क्या स्टॉक स्ट्रांग है। जो स्टॉक्स कर्ज में है उसे ना टच करें, दैट इज़ इंडेटेड स्टॉक्स को मत टच मत करें। जिनके पास डेट फ्री हैं, कंज्यूमर रिलेशनशिप्स हैं, जो चीप हैं, उन पे ही इन्वेस्ट करें। जैसे आईटीसी पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, डॉक्टर रेड्डी पे इन्वेस्ट कर सकते हो, नैटको फार्मा इन्वेस्ट कर सकते हो, जाइडस लाइफ साइंसेस पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सिप्ला 7% ऊपर हो गई। अब उसके पहले हमने इन्वेस्ट करने के लिए कहा था, जो हमारे पास संपर्क में हैं। आपने सिप्ला में कंसिडर किया होता आपने, और अगर आपने नाटको में इन्वेस्ट किया होता। जब हमने इंडक्शन स्टोव के पहले ही हमने स्टोवक्राफ्ट के बारे में बहुत बातचीत की थी। तो आपको स्टोवक्राफ्ट, आईटीसी, इन जैसे कंपनियों में बहुत अच्छा लाभ मिलता, जिसने हमने 5 साल पहले जिन लोगों ने टाटा को कंसिडर किया उनके लिए बहुत लाभ होता। अगर आप अभी भी आईटी स्टॉक्स को कंसिडर करें, टीसीएस, इन्फोसिस और एचसीएल, इन विप्रो। सब, विप्रो, इन स्टॉक को कंसिडर करके 5 साल के लिए पेशेंटली वेट करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा, डिविडेंड भी अच्छा मिलेगा। इधर से दाम कम हो सकता है, मैं नहीं बोलूँगा होएगा, लेकिन हो सकता है। लोग डर के मारे और बेच सकते हैं। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, आप एक ही लॉट में बहुत खरीदना मत। हर दिन ये 1-2 ऐसा करें कि 1 साल, 2.5 साल में 200-300 का पोजीशन बिल्डअप होगा। तो जब भी गिरता है तो आपको कंसिडर करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलना होता है। अगर पहली ही दिन में आपने 100 खरीद लिया तो आपको फंस जाओगे। तो आपको संभाल के काम करना है, और चीप और इनएक्सपेंसिव स्टॉक्स जिसके बारे हम इस चैनल में बात कर रहे हैं, हमें लोग आपको बता रहे हैं, उसको कंसिडर करना चाहिए, उतना ही। और फ्यूचर एंड ऑप्शंस को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। थैंक यू सो मच सर आपकी इतनी गाइडेंस के लिए। आई होप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको आपका डाउट्स और हैं तो आप नीचे हुए ईमेल में अपना सवाल भेजें। हमने एक नया टीम डाल दिया है, तो आपका सवाल का जवाब भी 3-4 दिन के अंदर मिल जाएगा। आप ये ईमेल आईडी यूज़ करें। अगर आपको संपर्क नहीं हो रहा है मेल में, कमेंट्स में लिखे, अंकिता जी आपको वापस आंसर देगी, तो हम आपको ज़रूर कांटेक्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।
अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, नीचे दिए गए ईमेल में मेल भेजें। मेरी टीम आपके साथ संपर्क करेगी और मदद भी करेगी।